रोटी, कपड़ा और मकान के बाद इंसान की दो बुनियादी जरूरतें और होती हैं। वो है पढ़ाई और दवाई। वित्त मंत्री ने जो पूरा बजट पेश किया उसमें हमने रोटी पर बात कर ली, कपड़े पर बात कर ली, मकान पर बात कर ली, पढ़ाई पर बात कर ली, और अब बात करते हैं दवाई पर। और इस दवाई पर यानी कि हेल्थ सेक्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय स्वरूप माथुर, जो इस देश के सबसे मशहूर हॉस्पिटल सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। तो आज हम इनके जरिए ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो प्रावधान किए हैं, क्या वो प्रावधान इस देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। तो थैंक यू सर वक्त देने के लिए। सर आपने नमस्कार। पूरा बजट देखा होगा। करीब जी करीब 91,000 करोड़ रुपए इस पूरे हेल्थ सेक्टर पर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये पर्याप्त पैसा है इतने बड़े देश के हेल्थ सेक्टर के लिए? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है। बहुत ही जरा सा इंक्रीज हुआ है पिछली बार से, जबकि इतना बड़ा हमने पैंडेमिक को फेस किया है। उससे हमारी हेल्थ सर्विसेज में क्या कमियां थी वो सब एक्सपोज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, बहुत सारी चीजें हैं। इससे तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो कोई भी खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक वाली चीज है कि जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। 3 कैंसर की दवाई हमको सस्ता करा है, उससे डेफिनेटली उस ग्रुप के जो अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स हैं उनको जरूर फायदा होगा, क्योंकि वो बहुत ही महंगी दवाई है और सालों तक लेनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा कोई मूल चेंज नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को कैसे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, रूरल हेल्थ सर्विसेज पे कितना ज्यादा खर्चा होगा, टेक्नोलॉजी जो कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तरह तरह की टेक्नोलॉजी है उस पे देश कैसे आगे बढ़ेगा। हर चीज के लिए बजट एलोकेशन चाहिए, पैसा चाहिए। हमारी टोटल एलोकेशन जीडीपी की 4.8% के करीब है, जो कि इस देश के लिए मैं समझता हूं बहुत ही कम है। कम से कम 6 से 7% होनी चाहिए। हमें वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर नहीं करना है, लेकिन फिर भी इस समय जिस स्टेज पे हम हैं, जो हमारी कंट्री का स्टेटस है, कम से कम 6 से 7% जीडीपी डेफिनेटली बनता है। क्योंकि जैसा कह रखा है, हेल्थ इज वेल्थ। अगली पीढ़ी अगर तंदुरुस्त होगी तो ही देश और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो हेल्थ पे खर्चा अनफॉर्चुनेटली कभी भी नहीं कोई करता है। किसी भी बजट में कोई स्पेसिफिक होता नहीं है, छोटे मोटा कि 2 दवाइयों का वो कम हो गया, कोई एक्सरे की ट्यूब्स वगैरह पे ड्यूटी कम हो गई, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मूल फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैसे होगी, कोई कमेटी बने, कोई उस तरह की चीजें हों जिससे कि मूल ढांचे में कुछ परिवर्तन आए, तभी कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से तो कोई खास इसमें है नहीं बजट में हम हेल्थ लोग के जब लिए। हम लोग जब बजट सुन रहे थे सर, जब आप भी बजट सुन रहे होंगे और जब मैं भी बजट सुन रहा था, तो बार बार जैसे ही हेल्थ सेक्टर का जिक्र आता है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बार बार एक लाइन का जिक्र करती हैं। इस पे बीसीडी कम कर दी, बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस पे कम कर दी, इस पे कम कर दी, इस पे कम कर दी। और हम जैसे लोग ये सोचते हैं, जैसे कैंसर की दवाओं का जिक्र आपने भी किया, या जो एक्सरे वाली ट्यूब्स हैं उन पे बीसीडी कम कर दी गई है। इस बीसीडी की जरूरत है क्या? ये तो कोई कॉस्मेटिक का सामान नहीं है कि हम कोई फॉरेन से स्प्रे मंगा रहे हैं, कोई हम अपने लिए मोबाइल फोन मंगा रहे हैं, कोई लग्जरी आइटम मंगा रहे हैं। ये तो हमारी बेसिक नीड है जिंदा रहने की। इस पे बीसीडी की जरूरत है क्या? देखिए, ये तो फिर प्रायोरिटी का मामला है। अब सरकार ने कहीं से तो पैसा मॉप अप भी करना होता है ना। अगर बजट बना रहे हैं तो पहले बजट बनाने के लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए, फिर तो बजट बनाएंगे। तो अगर इस तरह किया जाए तो कितनी चीजें निकल आएंगी जिस पे ड्यूटियां नहीं होनी चाहिए, जो गरीब आदमी को
बिना ड्यूटी के अगर मिले तो शायद वो कुछ उसके 2 वक्त की रोटी अच्छी मिल जाए। लेकिन ये तो कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज की कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है। थोड़ा बहुत कट्स किया है, उससे थोड़ा बहुत फायदा होएगा, डेफिनेटली फायदा होएगा। लेकिन पर्याप्त वाला जो वर्ड आपने यूज किया है वो किसी भी हालत में नहीं है। मैं एक चीज और समझना चाहता हूं सर, कि जब हम पूरा बजट सुनते हैं, या कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया, या आज का जो बजट आया है, तो हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर बात करते हैं। खुद वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री बात करते हैं, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और जैसे ही बात इस हेल्थ सेक्टर की आती है, इस पे रकम खर्च करने की बात आती है, तो हमारे पास आंकड़ा एक ये आता है कि भारत का आम आदमी 53%, 54% पैसा अपनी जेब से हेल्थ सेक्टर पे खर्च करता है। और वहीं यूएसए जैसा जो देश है, वहां पर मुश्किल से 10 या 11% आदमी को खर्च करना पड़ता है, बाकी का गवर्नमेंट करती है। हम दूसरी चीजों में तुलना यूएसए से करते हैं, ब्रिटेन से करते हैं, फ्रांस से करते हैं, और इस बेसिक नीड पे हम आ जाते हैं कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसको अनफॉर्चुनेटली समझूंगा। ये हमारी सोच और प्रायोरिटी वाली बातें हैं। अगर हम ये सोच के चले कि हम कहीं और थोड़े सालों तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे और हेल्थ सेक्टर पे एक बार, 2 बार, 3 बार खर्च करके अपना जनरल स्टेटस जो है कंट्री का जनरल स्टेटस अगर इम्प्रूव करेंगे तो ये वाली नौबत नहीं आती। मगर ये ओवर द इयर्स ऐसा ही चलता आ रहा है दैट वी आर मोर इंटरेस्टेड कि भाई टेक्नोलॉजी हो गई, जीडीपी इतना हो गया, वो इतना हो गया। लेकिन जो बेसिक हेल्थ है, जो गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पे डॉक्टर है या नहीं, दवाएं हैं या नहीं, अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, वो कंपैरिजन में बहुत हम दुखद वो है, हम बहुत पीछे, अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और ये जैसे मैंने कहा, ये तो प्रायोरिटी वाली बात है, आप किसको कितनी प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा। हेल्थ को अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं, ओवर द इयर्स प्रायोरिटी दी नहीं है, शुरू से ही नहीं दी गई है। तो अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हर साल हम पिछड़ते जाएंगे, हर साल यही होएगा। आप 10% बढ़ा दिया है, वैसे तो 12% स्पेंडिंग बढ़ी है इस बार, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, वो तो इन्फ्लेशन को भी नहीं टच कर रहा। वो तो इन्फ्लेशन को टच नहीं कर रहा है। पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई पिछली बार की तुलना में, हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन गए हैं, और इसके बावजूद हमारा खर्चा ही है। मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ सर, कि हम पत्रकार लोग जब दुनिया के अखबार पढ़ते हैं, और कई सारी टेक्निक के आधार पर जब ऑपरेशंस कुछ किए जाते हैं, देखते हैं कहीं रोबोट सर्जरी कर रहा है, कहीं किसी मशीन ने सर्जरी की, और हम बड़ी खुशी खुशी उन सर्जरीज को, उन ऑपरेशंस को अपने यहाँ जगह देते हैं, अखबारों में, वीडियोस में, और बड़ा खुश होते हैं कि देखो अमेरिका ने क्या कर दिया। आप पिछले 38-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक बड़े डॉक्टर, जो प्राइवेट चेन है हॉस्पिटल के, सर गंगाराम, उसके आप चेयरमैन हैं। आप बदलती हुई तकनीक को कैसे देख पाए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी? हमें कहाँ जरूरत है और ज्यादा सुधार करने की, कि अगर सरकार पैसे न भी दे, तो जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो अपने डॉक्टरों को उस तरीके से फैसिलिटेट कर सकें? देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूँ। टेक्नोलॉजी वाइज तो जहां तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है, वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर रेडी टू compete। मगर वही मैं कहता हूं, क्या हमें वो जरूरत है, क्या हमें वो जरूरत थी? अगर हमने अपना बेसिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं डेवलप किया है, प्राइमरी नीड्स नहीं हम पूरी कर पा रहे हैं, और बात हम कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी की, जो कि गंगाराम में हो रही है पिछले 8 साल से हम्म। और बढ़ती जा रही है, दैट इज ऑल राइट। लेकिन वो किस सेक्टर को केटर कर रही है? कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो रोबोटिक सर्जरी में इंटरेस्टेड हैं या या उनको अफोर्ड कर सकते मिलनी हैं? चाहिए या अफोर्ड कर सकते हैं? हम तो सीधी बात कर रहे हैं कि प्लेन एंड सिंपल, बच्चे के कान बह रहा है, क्या उसकी सर्जरी होएगी बिना उसके पेट काटे हुए? वो बात कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी तो बहुत आगे की बात है। बाकी टेक्नोलॉजी में फॉर्चुनेटली कह लीजिए, वी आर नो लेस, नाइदर इन ट्रेनिंग नॉर इन इवन इन इक्विपमेंट। आप प्राइवेट हॉस्पिटल, मगर वो सारा अर्बन एरिया है, सारा हम्म।
आपकी 10 सिटीज में लोकलाइज्ड है। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में सिर्फ गंगाराम हॉस्पिटल या कोई और बड़े बॉम्बे के हॉस्पिटल की बात करने का कोई सेंस नहीं है। वो वहां तो सब कुछ है, बहुत बढ़िया है। डिस्पैरिटी यहाँ भी इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है कि अर्बन सेटिंग में आपके पास रोबोटिक सर्जरी है, लेजर सर्जरी है, सब कुछ है। और रूरल सेटिंग में आपके पास बेसिक क्रोसिन और पैरासिटामोल नहीं है। ये प्रॉब्लम है। ये इसको दूर कैसे किया जाए सर? मैं चूंकि पूरे बजट की बात कर रहे थे, क्या सिर्फ पैसे बढ़ा देने से, अगर 6% हम पैसे बढ़ा भी दें, तो वो जो एक कहते हैं ना कि इंटेंट कहाँ से आएगा कि हमें ठीक करना है? बिल्कुल। दो चीजें होती है ना, हमने पैसे दे दिए लेकिन हमारा इंटेंट नहीं है। जैसे हम किसानों की बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था किसान नेता से, उन्होंने कहा कि पैसे तो आपने दे दिए लेकिन आपका वो इंटेंट नहीं था। अगर आपका इंटेंट रहता तो आप एमएसपी देते उसी पैसे में। तो जो पैसा हमें दिया गया है, आपके हेल्थ सेक्टर में दिया गया 91,000 करोड़ रुपए, उसमें भी इंटेंट हो तो क्या चीजें और बेहतर हो सकती थी, या कहाँ कमी दिखती है आपको? मेरे हिसाब से तो कमी इज बेसिकली पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी मेकिंग में, कोऑर्डिनेशन में, हेल्थ में स्टेट एज वेल एज सेंटर हैज टू कोऑर्डिनेट। एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सुधार आ सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सुधार आना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में सुधार आना चाहिए। सबसे बड़ी नीड इस समय हेल्थ इंश्योरेंस को इम्प्रूव करने की है, स्ट्रॉन्ग करने की है। इवन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी अगर इंश्योरेंस लोगों को मिलने लगे, जैसे कि योजनाएं करी जा रही हैं, फ्लोट करी जा रही हैं, अब वो कितनी पेनिट्रेट कर पाई हैं, कितनी करेंगी, कितना इंटेंट है, कितना सीरियसली उसे लिया जाएगा, तो उन सब चीजों को अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो आपकी बात सही है, सिर्फ पैसे दे देने से थोड़ी कुछ होएगा। वी हैव टू प्लान कि हमारी क्या कंट्री है, हमारे क्या नीड्स हैं, और हमें किस तरह करना है। डॉक्टरों को ट्रेन करना है, उनको रूरल सर्विसेज करवानी है, किस तरह करवानी है। यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर देम। सिर्फ आप रूल बना दो कल को कि भाई आप 2 साल के लिए वहां जाएंगे, वहां जाके कोई कुछ ना करे, कोई काम ना करे, तो कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू गिव देम इंसेंटिव, यू हैव टू डू थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स फॉर योर कंट्री, फॉर योर सेटअप, नॉट व्हाट वेस्ट इज डूइंग या क्या जो कि किताब में लिखा हुआ है। उससे नहीं काम चलने वाला। अच्छा, एक सवाल और सर आपसे, व्यक्तिगत तौर पे यह सवाल है। आयुष्मान भारत योजना देश की एक बहुत बड़ी योजना है, और जैसा कि आप कह रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है, एक तरीके से वो हेल्थ इंश्योरेंस है जो गवर्नमेंट करती है। और बार बार एक सवाल जो होता है वो खास तौर से प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स पे उठाया जाता है। मैं आपसे इसीलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। सर गंगाराम बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल भी है। क्या गंगाराम हॉस्पिटल या इस तरीके के हॉस्पिटल ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम लोगों को दे पा रहे हैं? क्या वहां पे इस तरह की फैसिलिटीज हैं या फिर नहीं हो पा रही हैं, और आप लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि जितनी रकम वो प्रोवाइड करती है सरकार, उस रकम में वो इलाज हो नहीं पाएगा? देखिए, अब आपने ऐसा प्रश्न उठाया है, आयुष्मान भारत, हम बिल्कुल आयुष्मान भारत को हम ऑनर करते हैं और हमारे पास मरीज भी आते हैं और उनको, जहां तक गंगाराम का सवाल है, वो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हम जो अपने प्रीमियम सुइट वाले को केयर देते हैं वही हम आयुष्मान भारत या जनरल वार्ड या ईडब्ल्यूएस वाले को देते हैं, ये तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। लेकिन जहां तक ये है कि वो पूरा पड़ता है या नहीं, बिल्कुल नहीं पूरा पड़ता, बिल्कुल पूरा नहीं पड़ता। मैं तो कितनी बार मैंने कहा है, कई फोरम में कहा है कि सरकार को कभी कॉस्टिंग करानी चाहिए कि वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर बेड कितना खर्चा करती है, और उसके बाद वो रेट्स प्राइवेट सेक्टर पे लगाने चाहिए। तब जाके पता लगेगा कि प्रॉपर मेडिकल केयर आज के युग में अगर आपने देनी है तो कितना रीजनेबल खर्चा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जॉर्बिटेंट कमाते हैं, जरूर कमाते होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कमाते या हाँ नहीं वो कमाना चाहिए। ठीक है। लेकिन एक रैशनल होना चाहिए। आप कोई भी एक फिगर लेके कि इसने इतने में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, आप पहले अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
कॉस्टिंग कराइए कि आपके बेड पे सारा कुछ मिला मिलू के, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं, आप पर बेड कितना खर्चा करते हैं, एंड देन ट्राई टू सुपर इम्पोज इन ए प्राइवेट सेटअप। और तब जाकर के ये बेटर चीजें हो पाएंगी। जी। एक आखिरी सवाल सर आपसे, वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है हेल्थ, जैसा कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इश्यू है और ये बेसिक नीड है। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है किसी गवर्नमेंट के लिए? बतौर कंसल्टेंट अगर आपसे कहा जाए कि आप सरकार को सुझाव दीजिए कि ठीक है, पैसे हमारे पास बहुत नहीं है, इतने अभी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़े और आ जाएंगे, लेकिन आप एक रास्ता बताइए कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड मेरी तरफ से है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, खास तौर पे हर सारी दुनिया में और खास तौर पे हिंदुस्तान में। आपको प्रिवेंशन करनी है, आपको प्रिवेंशन करनी है। और प्रिवेंशन आपको एक छोटे लेवल पे, अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमें इन्फेक्शियस डिजीज तक को हम नहीं प्रिवेंट कर पाए हैं। ड्रिंकिंग वाटर हम नहीं प्रॉपर दे पाए हैं। अब मॉनसून आया है, किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रही है, किसी को कॉलरा हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड उस पे कम खर्चे पे हम अगर प्रॉपर प्लानिंग करें तो प्रिवेंशन करें। और ये तो बुनियादी बीमारियां हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी हमारा लाइफस्टाइल डिजीजेस का लोड इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अगले 10-15 साल में बुरा हाल हो जाएगा हेल्थ सेक्टर का कंट्री में। डायबिटीज बढ़ती जा रही है, हाइपरटेंशन बढ़ती जा रही है। एक तरफ हम कहते हैं हम गरीब आदमी हैं, दूसरी तरफ हमारे को ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस वेस्ट से ज्यादा होना शुरू हो गई हैं। उसका जो बर्डन पड़ने वाला है अगले 5 साल में, 10 साल में, वो तो बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। उसको तो अभी हम इमेजिन ही नहीं कर पाए हैं। हमारी एज ग्रुप बढ़ती जा रही है। जीरियाट्रिक केयर का हमारे पास क्या साधन है? किसी को पता भी है कि क्या होता है? 75+80 लोगों को किस तरह, उनको क्या क्या बीमारियां होती हैं, उनकी क्या साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। वी आर स्टिल not prepared for that. We are only dealing still with infectious disease, with hypertension, ये सर्जरी, रोबोटिक, ये वो। बेसिकली हमें ध्यान देना चाहिए सॉलिड प्रिवेंशन पे। 50% बजट आप प्रिवेंशन पे लगाइए, बाकी लोगों को अपने आप प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे दिखेगा। कम से कम अगले 3 साल में आपकी सिचुएशन बहुत कंट्रोलेबल हो जाए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी टोटली अनकंट्रोलेबल। लाइफस्टाइल डिजीज का जो बर्डन पड़ने वाला है स्टेट पे, प्राइवेट सेटअप पे, दैट इज अनइमेजिनेबल। अजय सर, जो आप ये बात कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि इस पे हमको लगता है कि हम अलग से बैठ करके विस्तार से डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ बजट पे बात कर रहे थे और हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो इतना बड़ा बजट है, जो 2024-25 का बजट है, उसमें 91,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। तो वो आपकी तरफ से पर्याप्त नहीं है और अभी जीडीपी का कम से कम 5 से 6% ये यहाँ पे पहुंचना चाहिए। इस बजट को कितने नंबर देंगे सर आप हेल्थ में, 10 में से, हेल्थ के लिए? 10 में से मैं तो 6 नंबर दूंगा, फिर भी। 50% से फिर ऊपर? भी बिल्कुल, फिर भी ये मैं छह कोशिश है नंबर जो दूंगा। आगे लगातार होती रहेगी। डेफिनेटली। देखिए, हमें प्रायोरिटी देखनी है। ये कहना आसान है कि हेल्थ पे आप 20% जीडीपी कर दो, तो फिर एजुकेशन सफर करेगी। आफ्टर ऑल आपको अपनी जेब देखनी है ना, बजट तो अपनी जेब देख के ही बनाते। और कुछ काफी कुछ होना चाहिए था, आई एग्री, मगर ठीक है, ठीक है, 6% बनता है। चलिए, ठीक है सर। तो हेल्थ सेक्टर को लेकर के जो बजट एलोकेशन हुआ था, उस पे आप डॉक्टर अजय स्वरूप माथुर से जानकारी ले रहे थे। वो बता रहे थे कि 91,000 करोड़ रुपए है, मिला है, थोड़ा है, थोड़े और की जरूरत है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस जरूरत को और पूरा किया जाएगा। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट। थैंक यू सर।